कोई बात नहीं, एक बार आप शीट बता देना सर को, है ना? मैं अभी भेजता हूं आपको, 9 वाला बैच है इसमें। ठीक है। तो लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित शहर बन गया है। और इसका AQI, बात समझे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या नाम है इसका? एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 700। इस 700 को आप काट लेना। क्यों काटना है? यहां पर लिखना है आपको 1900। लिखे आप इधर, ये 700 नहीं है, ये कितनी है? ये 1900। इतना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में मान जो अंक है वो कितने हैं? 1900। तो लाहौर में, लाहौर जानते हो ना कहां पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की वायु इतनी ज्यादा, आ जाओ बेटा, पाकिस्तान की वायु इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है बेटा? बोलो 1900। मैंने 700 कटवा दिया, क्या आंसर इसका? 1900। अब मेरी बात सुनो मैडम, ये 1900 700 ये होता क्या है? हिंदी में आपने नाम बताया वायु गुणवत्ता सूचकांक, इंग्लिश में आपने नाम बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिंदी वाली शीट दे दी बेटा है। तो ये होता क्या है अब मैं बताती हूं। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि आप मान के चलो 83 सिगरेट पीने पर, कितनी बेटा? 83। क्योंकि हमें ना AQI पता नहीं होता है, लेकिन हम ये जानते हैं सिगरेट की धुएं से दम कैसे घुटता है। बेटा 83 सिगरेट पीने पर जितने धुएं के द्वारा जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उतना अकेले लाहौर करता है। तो आपको अब AQI की वैल्यू समझ में आई कि 1900 AQI का मतलब क्या है? कितनी सिगरेट? 83 सिगरेट पीना एक दिन में। और सुने, यह है लाहौर की बात, और इसी वजह से लाहौर में इतना ज्यादा, ये आप याद रखना है ना, लाहौर में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वहां पर अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है। उस लॉकडाउन का जो नाम है वो नाम है ग्रीन लॉकडाउन। क्या नाम बेटा? नाम बोलो और तेज बोलो। तो नाम जो है, अब आप ये क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेना कि ग्रीन लॉकडाउन कहां लगा है वर्तमान में। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है बेटा? क्या है? लाहौर यानी पाकिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको। अब बात करते हैं भारत में। मुझे बताओ भारत में क्या प्रदूषण है? बिल्कुल है। भारत में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है ना वो कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर आप देखेंगे ना वो देखेंगे दिल्ली में। दिल्ली मतलब दिल्ली में। अब मैडम आप दिल्ली बता रहे हो तो दिल्ली में कितना होगा? दिल्ली में है 222। दिल्ली में कितना है? AQI जो इंडेक्स है वो 222 है। देखो 1900 कहां पर था? लाहौर में। और दिल्ली में कितना है बेटा? 222। सांस लेना मुश्किल हो गया है लाहौर में। अभी जब आप थोड़े सर्दियां बढ़ेगी ना तो आप अखबार में देखेंगे कि दिल्ली में इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है, दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है 222 या 250। तो दिल्ली में 222 है। आपने नाम सुना होगा पंजाब का। पंजाब में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 194। ये कहां पर है? पंजाब में। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक वर्ड बताती हूं। जब ये प्रदूषण हुआ लाहौर में तो लाहौर वालों ने इसका ब्लेम लगाया इंडिया को कि इंडिया वाले हैं ना, इनकी वजह से प्रदूषण हुआ है। तो इनसे पूछा गया इंडिया ने कैसे कर दिया? तुम्हारे यहां पर कुछ भी काम होता है तो इंडिया का ही नाम आता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि एक फराली शब्द सुना होगा आपने, किसान जब अपने खेतों की जो बची हुई जो खरपतवार है उसको जला देते हैं तो उसको बोलते हैं फराली। उस फराली खेतों जला देते हैं और उससे प्रदूषण होता है। तो हवा हुआ, पानी हुई, ये एक स्थान पर तो रुकता नहीं है, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये जो हवा है दूषित हवा कहां पर आ गई? पाकिस्तान में आ गई। तो जाके हमने पाकिस्तान से ये बोला कि आप लोग बेवकूफ हो, कम पढ़े लिखे हो, अगर आप में इतना ही दिमाग होता तो आप ये बताओ कि पाकिस्तान में, पंजाब में तो AQI तो कितना है? 194 और आपके यहां पर कितना है? 1900। अगर पंजाब से आपके यहां पर होता तो फिर तो AQI रेट भी सेम होता। तो ये ज्यादा जो आप हमको ब्लेम कर रहे हो पंजाब पर, ये पंजाब का AQI नहीं है, ये आपके खुद के कारनामे हैं। पाकिस्तान में जो व्हीकल चलते हैं उन व्हीकल के द्वारा सबसे ज्यादा 70 से 80% प्रदूषण होता है। आप देखो वहां पर 50% जो कर्मचारी है ना उनकी छुट्टियां कर दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम करो, घर पे काम करो। बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है 1 वीक के लिए कि जब तक प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो जाता है तब तक बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को क्या कहा गया है? ग्रीन लॉकडाउन। तो समझ में मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। अब देखो हमने तुलना क्या करी, 83 सिगरेट पीने के बराबर लाहौर में क्या है? लाहौर में प्रदूषण है।
तो मैडम दिल्ली का बताओ, तो दिल्ली में केवल 10 सिगरेट के बराबर, 10 सिगरेट के बराबर। मैं आपको पता है क्योंकि हम AQI नहीं समझते हैं, जब तक हमें कोई तुलना करनी नहीं सिखाई जाती है ना, हमें समझ में नहीं आता है। अब आपको सिगरेट की तो वैल्यू पता हो जाती है, पर AQI हमारे जहन में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया। मुझे दोबारा बताओ, लाहौर में AQI इंडेक्स का मान कितना है? 1900। आप मुझे बताओ, लाहौर में जो प्रदूषण है, क्या ऐसा ही प्रदूषण हमारे भारत में भी है, लेकिन दिल्ली में कितना है? 222। पंजाब में लगभग 194, हरियाणा में थोड़ा पंजाब से ज्यादा है, वो है 207। हरियाणा में किसान ज्यादा है। तो आपको सबका याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक तो याद करें लाहौर का और एक याद करें सबसे ज्यादा भारत में किसका? दिल्ली का। एक आप ग्रीन लॉकडाउन को याद रखेंगे कि ग्रीन लॉकडाउन क्या होता है। बाकी सारी थ्योरी है, आपको मैंने क्या बता दिया? समझा दिया। अब आप देखेंगे ये जो लाहौर है ये कहां आता है? पाकिस्तान में। गदर मूवी में आपने देखा होगा, लाहौर जा रहा है अमरीश पुरी, सनी देओल जा रहा है, तो लाहौर पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, वो अलग बात है, इनकी वैल्यू नहीं है इसकी। दूसरा, कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या नाम है? प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और बेटा यहाँ के PM है शहबाज शरीफ। केवल नाम में शरीफ लगा हुआ है, बाकी असली में कोई शरीफ नहीं है। याद रखना, लिख लो इसको, शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी, ये क्या है बेटा? ये प्रेसिडेंट है। ये आप नाम लिख लें इनका और इसको याद करें, शहबाज शरीफ। हाँ, इंग्लिश की हिंदी की चाहिए? बैठो बैठो, कूद के मत आओ, दे रहे। चलो भाई, क्या आपको ये न्यूज समझ में आ गई? आपको 3-4 बातें करनी है। राजधानी याद करनी है, कैपिटल याद करनी है, PM याद करने हैं, प्रेसिडेंट याद करने हैं, AQI इंडेक्स की फुल फॉर्म याद करनी है, कितनी वैल्यू है ये याद करनी है, ग्रीन लॉकडाउन समझना है, दिल्ली का AQI कितना है ये याद करना है। मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप याद करना। अगर आपको पंजाब याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप दिल्ली का AQI इंडेक्स अभी याद रखना, 222। समझ में आपको आ गया? चलिए, अगली जो न्यूज है ना वो और भी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख पाएंगे। और वो न्यूज कौन सी है आप देखेंगे, अपने 3rd नंबर की न्यूज निकालें आप। पहले हम इसको कार्यक्रम खत्म करते हैं। मिल गई आपको ये न्यूज? देखो सुनो बेटा, भारत को 2026 तक 2 वर्षों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या मैंने आपको ISA के बारे में पढ़ाया था? याद आ रहा है आपको? ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको याद करवा देती हूं। पहले तो आप समझे, पहले मैं आपको बता देती हूं क्या है ये, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ेंगे। चलिए देखो, क्वेश्चन ये है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ना वो क्या है? वो है ISA। क्या नाम है बेटा? बोलो ISA। एक बार आप बोल दो इसको, ISA। इसका फुल फॉर्म है I से इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अपन को लिखना है, याद पहले करना है, लिखना बाद में। ISA हो गया। अच्छा, इसके क्वेश्चन में मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, संगठन, और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय। चलिए, अब क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो समझिए बेटा। आपको पता होगा हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर 3 रेखाएं हैं। 3 रेखाएं हैं बेटा। बीच वाली रेखा जो है ना, इसका नाम है इक्वेटर रेखा, जिसको आप कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बेटा? बोलो, भूमध्य रेखा। जो ऊपर वाली रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ऊपर कर्क रेखा है, और नीचे जो रेखा है ना, इसको बोलते हैं मकर रेखा। 3 प्रकार की लाइन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरी कौन सी है? मकर रेखा। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो याद रखना, कबूतर कैसे कबूतर पहले आता है, तो कबूतर पहले ही आएगा। मगरमच्छ हमेशा पानी के नीचे होता है, तो मगरमच्छ नीचे होता है। कभी आप मकर रेखा को ऊपर कर दो और कर्क को नीचे कर दो, हाँ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो आप तो बोले हिंदी में तो कैसे याद कर लेना, इंग्लिश में आपको वैसे याद हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो कर्क रेखा है ना, इस रेखा पर, इन तीनों रेखाओं पर सूरज की किरणें साल भर सीधी पड़ती है। इन तीनों रेखाओं पर सूरज की किरणें साल भर कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है। तो जो भी देश इन तीनों रेखाओं में, जो भी देश इन तीनों रेखाओं में आते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ,
जो भी देश इन तीनों रेखाओं के अंतर्गत आते हैं उन सभी देशों में क्या होता है, साल भर सूरज की किरणें सामने आती है। अब देखो हमारे पास है ना बिजली बनाने के बहुत सारे साधन हैं, पर हम दो साधन पढ़ते हैं। एक तो वो साधन जो कुछ समय के लिए ही है, जैसे परंपरागत साधन, जैसे कोयला, जैसे पानी से बिजली बनती है, टरबाइन घुमाकर कोयले से बनती है, ये कुछ समय के लिए है। आज नहीं तो कल कोयला खत्म हो जाएगा, पानी की किल्लत वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना हम ऐसे साधन यूज ले बिजली बनाने के लिए जो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वापस से उनका यूज किया जा सके। जैसे इनमें एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी में वो है सनलाइट यानी सौर ऊर्जा, सन एनर्जी सौर ऊर्जा। एक है विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जानते हो आप, भाई आज हवा चल रही है तो कल भी तो हवा चलेगी, कल नहीं चलेगी तो परसों चल जाएगी। हवा खत्म थोड़ी होगी भाई, 2 किलो हवा आती तो 1 किलो चल चुकी है, 1 किलो ही बची है। या सूरज में ना 3 किलो ही सनलाइट थी, 2 किलो आ चुकी है, 2 किलो ही आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसा सूरज है कल भी वैसा ही होगा, है ना। तो लगभग उष्मा हर दिन वो उतना ही फेंकता है। हर दिन अगर आंधी के मौसम में हम देखेंगे पवन चलती है। सन एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, और भी बहुत सारी ऊर्जा है जैसे बायोमास, जैसे बायोगैस। बायोगैस तो होती है गोबर की गैस जिसमें मीथेन होता है, वेरी गुड बेटा। और बायोमास होती है तूड़ी, जो भूसी होती है ना उससे बनने वाला जो एनर्जी होती है वो है बायोमास। और भी बहुत सारी एनर्जी है। सामने आप देखें, अभी थोड़ी देर में साइन करना है, इसको रुक जाओ। सबसे पहले आप देखेंगे वो है आपके ये सोलर एनर्जी। देखो हमारे भारत में मोदी जी ने एक दिमाग लगाया। मोदी जी पहली बार कार्यकाल में आए थे 2014 में। उन्होंने आते दिमाग लगाया कि सूरज की तो असीम ऊर्जा है और जो जो देश इन तीनों लाइनों के बीच में है वहां पर सूरज की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, जो बिजली की आवश्यकता है वो सन यानी सौर ऊर्जा से पूरी कर दी जाए। कोयला खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, सूरज तो वैसे ही आ रहा है और हमारे यहाँ तो डेली सूरज आता है, राजस्थान में तो खतरनाक गर्मी पड़ती है, भारत भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो ये सारी बातें जब बात हुई तो इसका इनिशिएटिव किसने लिया, नरेंद्र मोदी जी ने। और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, नाम था इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम था बेटा? इन दोनों ने 2014 में सोच रखी और 2015 में एक संगठन का स्थापना कर दी, नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको समझ में आया? तो ये सोच किसकी थी? हमारे मोदी जी की। और किसकी थी? इमैनुअल मैक्रोन की। बेटा ये ISA इंटरनेशनल, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से एक ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है और नाम है गुरुग्राम। आपने पढ़ा है ये? तो गुड़गांव में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। बेटा इंटरनेशनल कोई भी अगर अलायंस है, जैसे बहुत सारे हैं, EU है, ब्रिक्स है, किसी का भी हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है। इंटरनेशनली एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव में। समझ में आपको आ गया? 3 बात आ गई। हमने पढ़ा 2015 किसकी सोच थी, किसने ISA बनाया, हमने पढ़ा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव में। अब चूंकि हमने इससे पहले तो करंट अफेयर मैंने पढ़ाई नहीं थी और आज भी नहीं पढ़ाना था, लेकिन आज फिर भी अपन ने शुरू कर ली है, कोई बात नहीं है। तो आप ध्यान रखना, इससे पहले जब हमने न्यूज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ISA का 101वां सदस्य बना है नेपाल। ये पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, और इससे पहले 100वां सदस्य बना था पराग्वे, यही पढ़ा था हमने। तो 99वां सदस्य पढ़ा था स्पेन, जो ऑलिव ऑयल के लिए नंबर 1 कंट्री है। अपन ने ये पढ़ा था नेपाल के बारे में। फिर नेपाल को काला पानी, लिप्पू लेक और लिम्पिया धुरा, हमने इस प्रकार के पढ़े थे जो नोट पर इन्होंने अपने स्थान को दर्शा रखा है। तो महाकाली नदी पढ़ा था। तो 101 में नेपाल सदस्य बना है ISA का, यानी वर्तमान में ISA के कितने मेंबर हैं? 101। और 101वां कौन सा बना है? नेपाल। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब जब ये बात क्लियर हो गई ना, ये जीके हो गई फिक्स। तो इसको आपने लिख भी रखा होगा, नहीं लिखा तो फोटो लेके घर पे लिख लेना आप। अब क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अब हम दोबारा देखें तो देखो, भारत को 2026 तक, अभी चल रहा है 2024, यानी आगे 2 साल तक
इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो अब कम से कम 2 साल तक आप कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, और ये करंट अफेयर आती है कि बताओ ISA का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो 2 साल तक आपको बार बार करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल तक इसका काम तो निश्चित हो गया। वो कौन है? भारत। फ्रांस को 2026 तक 2 वर्षों के लिए को प्रेसिडेंट चुना गया है आशीष खन्ना। इस नाम को आप याद रखना, आशीष खन्ना, ये इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल होंगे। इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम है अजय माथुर। ये पदभार संभालेंगे 2025 में। तो आप इनका नाम याद करना, चूंकि दोनों का नाम अजय माथुर ए पर है, एक का नाम आशीष खन्ना है, एक का नाम क्या है बेटा? अजय माथुर। तो अब वर्तमान में कौन बन जाएंगे? आशीष खन्ना। समझ में आ गया? तो हमने, और देखिए आप, मैंने कहा था 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए तब सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 2 गीगावाट का, 2 गीगावाट। और आज की तारीख तक सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कितना हो गया है? 90 गीगावाट। यह लक्ष्य आपको बनाने चाहिए अपने जीवन में कि हम 2 महीने में करंट अफेयर, 2 महीने में हम पॉलिटी पूरी कर लेंगे, हम 2.5 महीने में हिस्ट्री पूरी कर लेंगे। साइंस हमारी रोज चली रही है। तो आप है ना, ये चीजें अपना एक नियम बनाओ। जब भारत में अपनी रणनीति बनाता है कि 2014 में हमारा है ना 2 गीगावाट से बढ़कर आज वर्तमान में 90 गीगावाट हो गई है, ये इसलिए हुई है जैसे जैसे देश जुड़ते जा रहे हैं क्षमता तो बढ़ेगी ना। हर एक देश बोल रहा है। आप देखो भारत में मोदी जी ने जब ये संकल्पना लेकर आए सोलर एनर्जी वाली, अधिकतर आप एचजी की छत पे देखोगे तो रूफ पैनल बना हुआ है ना। तो आप देखेंगे, लेकिन अभी प्रॉपर वे में भारत 100% इस प्रकार की एनर्जी से कार्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हर घर पे आप एलजी में देखो या कोई अगर खेत है वहां सोलर पंप लगाया जाता है। बहुत सारी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, जिसमें आप सोलर प्लांट घर पे लगा सकते हो। सरकार सब्सिडी देगी, अगर ज्यादा एनर्जी बन जाती है ना तो आप उस एनर्जी को सरकार को वापस भी दे सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। तो कितना ज्यादा सहयोग कर रही है किस चीज के लिए? सोलर एनर्जी के लिए। यहां पर एक वर्ड और है और वो है फिजी। क्या नाम बेटा? फिजी। आपने देखा है जो फिजी है ना, इस फिजी का लक्ष्य है 2030 तक अपनी बिजली की 100% मांग को अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। जो फिजी एक देश है, ये कह रहा है कि देखो हम 2030 तक 100% अपना जो डिपेंडेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत लगा देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी बता चुकी हूं आपको, लिखा है मैंने कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस। जो एनर्जी आप वापस से यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो आपने इस क्वेश्चन को इतना पढ़ा, कैसे पढ़ा वापस सुन लो। बताओ ISA का हेड भारत कितने साल तक रहेगा? 2 साल। इसके अभी महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। ISA की स्थापना के बारे में किसका इनिशिएटिव था? मोदी जी का और इमैनुअल मैक्रोन का। कब शुरू हुआ? 2015। पेरिस जगह है वहां पर COP21 में हुआ था, पढ़ा था अपन ने। आप बताओ ISA का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम इंडिया में। आप मुझे बताओ ISA में जो है वो कितने मेंबर है? 101। अब है ना करंट जब बनेगी ना तो अब ये फिक्स वाला आप लिख के तैयार रखो। फिक्स वाला जीके से आपने लिख रखा है, आपने कॉपी बना रखी है, आप इसको कॉपी खाएं बेटा आप लोगों की। आज लेकर नहीं है कोई बात नहीं है, पता नहीं होगा क्लास है मेरी। आधे तो वैसे मैसेज कर रहे हैं बेटा आप थोड़ी जवाब देंगे, आपको आ जाना चाहिए था। अब आधे बोले किसकी क्लास है किसकी नहीं है, जिसकी भी आप तो पढ़ने आ जाया करो। तो फिलहाल के लिए ISA जो है ना इसका हेडक्वार्टर एकमात्र कहां पर है? गुड़गांव में। अब करंट अफेयर बनेगी 101वां सदस्य, ये है नेपाल। मान लो कल आ जाए कि 102वां सदस्य एक जना और बन गया है, तो जो फिक्स है ना वो फिक्स ही रहेगा। संगठन बन गया, बन ही गया। हेडक्वार्टर ये अपना गुड़गांव में है, गुड़गांव में ही है। सोच किसकी है? वो भी यही है। तो अब जो नया बनेगा ना वो आपको ऐड करना है, बाकी जो फिक्स जीके है वो आप कॉपी में लिखो और उसको याद करो। क्या आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए? मुझे दोबारा बताओ, AQI इंडेक्स में लाहौर का कितना नंबर है? 1900। आप बताओ दिल्ली का 222। AQI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, हाँ AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप मुझे बताएं यहां पर अभी पाकिस्तान लाहौर में कौन सा लॉकडाउन लग रहा है? ग्रीन लॉकडाउन।
आप मुझे बताओ ISA का 100वां सदस्य पराग्वे और 101वां नेपाल और 99वां आपको तो भी याद नहीं हो रहा हो तो आप 101वां तो याद कर ही सकते हो ना, वो कौन सा है? नेपाल। मैं थोड़ी देर में वापस से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाइए। एक क्वेश्चन आपका और है, उससे भी आप देख लो, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन बताऊंगी एक्स्ट्रा। ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन मिल रहा होगा आपको। ऑस्ट्रेलिया मिल गया आपको? ऑस्ट्रेलिया, अरे थर्ड या फोर्थ ही क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। मिल गया आपको? टिक लगाओ इस क्वेश्चन पर। चलो देखो, ऑस्ट्रेलिया ने एक कार्यक्रम किया है और कार्यक्रम यह है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। हाँ, अब देखो, अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ते हो तो ये बच्चों को पता है कि ये न्यूज हमने पहले पढ़ी थी और मैंने उस समय ये कहा भी था कि ये न्यूज आने वाली है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। मैंने बताया था आपको, मुझे कैसे याद है और आपको कैसे याद है, हमने ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये पठारी है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ पाई जाती है, नाम है मेरिनो, ये लिखा हुआ है, ये रहा मेरिनो। ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ है मेरिनो, ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी भेड़ है। और राजस्थान में जो भेड़ है उसका नाम है चोकला, इसको राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ये आपको याद आ गया होगा। बताओ किस किस बच्चे को याद आया कि अपन ने पढ़ रखा है ये? एक को याद आया है, बाकी वाले या तो नए होंगे, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, वही देश है और इसके अंदर एक भेड़ है, नाम क्या है? मेरिनो। यहां पर ज्यादातर जो आवश्यकताएं हैं वो भेड़ से पूरी हो जाती है, मेरिनो, भेड़ को ऊन निकालने में। ऐसी राजस्थान में किस्म है, नाम है चोकला, इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। आप इसको लिखते रहे बेटा चीजों को। अच्छा, अब ये बात तो हो गई है। इसके अलावा विली विली बताया था, तूफान बताया था ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ग्रासलैंड, विली विली तो हमने, और पठारी भाग बताया था। अब ये सारी बात ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बानीज। याद करो इसको, आप 5 मिनट के लिए याद करो आप, एंथनी अल्बानीज। फिर मैं आपसे पाकिस्तान वाले पूछूंगी वापस से, तो नाम क्या है? एंथनी अल्बानीज, अकबर एंथनी करके। एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को रोकने के लिए कानून बना रही है। 16 साल से कम आयु के बच्चों को रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। बाकी छोटे बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, ये बिगड़ते हैं फोन के द्वारा, ये बिगड़ते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन अगर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्री की सोच कितनी अच्छी है। अपने बच्चों को अगर अपन फोन नहीं दें तो वो तो रो रो के हालत खराब कर दें, खाना भी नहीं खाते, लाल टमाटर बड़ा मजेदार, ये दिखा दिखा के तो वो मुंह फाड़ के रोटी खाते। तो आप सोचो कि बच्चों की, आज जन्मता ही बच्चा फोन लेके बैठ जाता है। छोटे से बच्चे कुछ काम करना आए नहीं आए, फोन चलाना आता है, ऐसे करते रहते, जन्मते उनके उंगलियां चलने लग जाती है जल्दी से, उनको पता होता है किससे फोन चलेगा। तो बेटा ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, उस समय भी अपन ने पढ़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगले साल तक ये लागू हो जाएगा, या लिखा हुआ है कि 12 महीने बाद, यानी 12 महीने बाद ये क्या हो जाएगा? लॉ बन जाएगा। अभी बिल आया है, विधेयक आया है, अगले साल मतलब 2025 तक की कानून बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया ही बना है। इसको आप याद करना। एंथनी अल्बानीज कौन है? यहां के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी आपने देख लिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैपिटल है कैनबरा और पीएम कौन है? एंथनी अल्बानीज। तो मेरे हिसाब से आपको ये न्यूज पता पड़ गई होगी, पहले भी हमने पढ़ी है। विली विली याद करें आप, मेरिनो याद करें, चोकला भी याद करें। यह है ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसकी जानकारी। समझ में आपको आ गया होगा। अपन ने 3 न्यूज पढ़ी, तीनों मेरे हिसाब से आपको याद हो गई। एक लाहौर पढ़ा, एक आपने पढ़ा था ISA। बेटा सारे संगठन एक कॉपी में लिखो। मॉर्निंग में सारे बच्चों ने कॉपियां बना रखी है, जितने भी आप एक्स्ट्रा जी के पढ़ते हो ना, ISA वो अलग से लिख दो, क्योंकि ये लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स तो बड़ी चेंज हो जाएगा, पर ये ISA तो बना हुआ ही रहेगा।
ऐसी विली विली तूफान, जो भी घास ग्रासलैंड, ये वही रहेंगे, मेरिनो भेड़ वही रहेगी और चोकला भी वही रहेगी। जो फिक्स है ना उसको आप अलग रखें, करंट की शीट आपके पास ही रहनी चाहिए। हाँ बेटा, हाँ रिवर्स में थी मर्रे और डार्लिंग, क्या बात है, मर्रे और डार्लिंग, मर्जा डार्लिंग, ऐसे करके दो नदियां भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है विशेष तौर पर। चलो आगे, हम शीट को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा प्रकाश में लाएंगे, और वो क्वेश्चन की न्यूज जो है वो है ईरान से। कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, वो आप सामने देखना, ये न्यूज आपके शीट में नहीं है, ये न्यूज एक्स्ट्रा है। बहुत सारी न्यूज हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और एक न्यूज है ईरान की। क्या आपने कभी ईरान का नाम सुना है? चलो, इस न्यूज के लिए मैं कुछ फोटो लेकर आई हूं, पर वो फोटो हम अभी नहीं देखेंगे, पहले आप समझ लो ईरान की न्यूज क्या है। चलो भाई, तो क्या न्यूज है ईरान की, तो समझो भाई। ईरान में अभी ये हुआ, बस ये खुल तो ये गया ही, ये देखते हैं एक बार, ठीक है। सुनो एक बार, ये इधर मत देखो फोटो, आप सामने देखो। चलो ये लो, अब देख भी लोगे तो वाइट दिखेगा आपको। देखो ईरान में क्या हुआ है, आप सोचना, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान आप जानते हो मुस्लिम कंट्री है एक, है ना, इस्लामिक कानून यहां पर चलते हैं। ईरान में अभी हिजाब के विरोध की वजह से कार्यक्रम हुआ है, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, नहीं देखा तो न्यूज में नहीं है बेटा, मेरे समझो आप। ईरान का नाम समझो, ईरान, इराक, है ना। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और यहां पर हिजाब जानते हो, हिजाब जो जैसे बुर्का टाइप से अपने जो मुंह है, चेहरे को स्कार्फ, हाँ स्कार्फ मान लो आप, तो इसके विरोध में कार्यक्रम हुआ था। देखो ईरान एक ऐसा देश है, आप कंटेंट याद करना, अगर ईरान में मान लो आप या मैं, कोई भी गर्ल या बॉय अगर वहां जाते हैं, ईरान में जाते हैं घूमने के हिसाब से, या फिर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहां पर आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो या आप जैन हो, आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आपको एक बुर्का पहनना पड़ेगा, स्कार्फ लगाना पड़ेगा। ये न्यूज याद करना, पहला कंटेंट मिल गया आपको। अगर आपने नहीं बुर्का पहना तो आपका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, और आपको मना करा जाएगा कि आप यहां रहने लायक नहीं हो, आप वापस घर जाओ अपने। क्योंकि हमारा देश तो पंथ निरपेक्ष है, हमारे संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो हमारा भारत तो पंथ निरपेक्ष है, हमारे यहाँ तो कोई भी व्यक्ति आता है, आज अंग्रेज नहीं आती पुष्कर में, कपड़े पहन के आती है अपने हिसाब से, तो हमारे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम या कोई भी और देश के लोग अगर कहां जाते हैं, ईरान जाते हैं, तो उसको सिर पर स्कार्फ डालना क्या है, आ जाओ बेटा, वो है जरूरी। इतनी देर कहां चले गए थे? कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से आप। तो आपको ये बात समझ में आ गई? आपको क्या बोला मैंने, बताओ पहला कंटेंट। ईरान में अगर आप जाओगे तो क्या पहनोगे? स्कार्फ। पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है। प्लीज सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और खासकर बच्चियां सुने आप ईरान के बारे में। चलो ये बात मैंने बता दी आपने। अब ऐसे ही एक लड़की थी, मैं आपको फोटो बाद में दिखाऊंगी, पहले आप नाम याद रखना। क्या बात है, महसा अमीनी, क्या बात बोली भैया ने, आप भी समझ लो, मैंने पहले पढ़ाया है। आज की न्यूज कुछ और है, पहले सुनो। एक लड़की है, पहले सुन लो बेटा 2 मिनट के लिए, ये न्यूज मैं लिख के लेकर आई हूं, आपको मिल जाएगी। लड़की का नाम है महसा अमीनी, 5 बार बोलो, महसा अमीनी। तो जो लड़की है ना उसका नाम है महसा अमीनी। ये जो महसा जो अमीनी है ना, ये बच्ची बाहर से आई थी ईरान में। अब इसने ना स्कार्फ बांध नहीं रखा था, मतलब सिर पे लगा रखा था, तो इसको वहां पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस इसको रिमांड रूम में ले गई। ये बात है 2022 की। कब की है? 2022 में इसको रिमांड रूम ले गई और इस बच्ची को बहुत मारा, प्रताड़ित किया पुलिस रिमांड रूम में, और इसकी मौत हो गई पुलिस हिरासत में। पुलिस वाले बोले पता नहीं कैसे मर गई। अच्छा कैसे मर गई पता ही नहीं तुमको? ये पुलिस को ही पता नहीं कैसे मर गई तो किसको पता पड़ेगा? आप देखना, मैं डेट तक लिख के लेकर आई हूं, 13 सितंबर को पकड़ा था 2022 को, 16 सितंबर को मर गई है। मैं फोटो दिखाऊंगी आपकी इसकी, पहले वाली और बाद वाली। पहले भी दिखाया था, भैया को याद आ गया, अभी और दिखाऊंगी। मैडम ये न्यूज पहले पढ़ा चुके हो, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? अभी नवंबर की ये घटना और हो गई है। एक लड़की, एक कॉलेज है यहाँ पर ही, साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज है ईरान में, एक बच्ची। अच्छा पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब महसा अमीनी को, जब ये बच्ची को मार दिया गया पुलिस रिमांड रूम में, तो लोगों ने विरोध किया, खासकर महिलाओं ने, कि यार महिलाएं केवल पुरुषों के लिए नहीं बनी हुई है कि पुरुषों को आनंदमय करें, या विलास की कोई वस्तु नहीं है।
और इसी के विरोध में बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं ईरान में बाहर आई और उन्होंने अपने बाल काटे। आप देखना बहुत वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे, बाल काटे और बाल काट के अग्नि में डाल दिया। बोले देखो तुम कह रहे हो ना कि ये जो महिलाएं बुर्का पहनेगी, स्कार्फ पहनेगी, कि अपने बाल नहीं दिखने चाहिए, ये लो हम हमारे सौंदर्य का ही क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। एक बच्ची के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीमत उसके बाल होते हैं। अगर हमारा एक बाल भी झड़ जाता है ना, हमारे दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं यार मेरे बाल कैसे झड़ रहे हैं। भले पढ़ाई चेता नहीं लगे अपना, पर बाल बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। महिलाओं ने अपने बाल काटे और प्रतिकारात्मक रूप से स्कार्फ का विरोध किया। पहले सुनो मेरी बात, हर एक वर्ड सुनो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करूंगी, फिर आप मुझे आंसर देना। तो ईरान में अगर आप जाते हो तो आपको क्या पहनना पड़ेगा, वहां के शरीयत कानून मानना पड़ेगा। दूसरा, महिसा अमीनी 2022 में, महसा अमीनी, इसके साथ भी गलत कार्यक्रम हुआ। इसने केवल स्कार्फ नहीं पहना था और इस वजह से इसको पुलिस रिमांड रूम में इसको मार दिया गया। अब सुनना, यहां सन लिखा हुआ है 1979। याद रखना 1979 से पहले पहले ईरान में ऐसा नहीं था। ईरान के लोग बहुत खुले हुए थे, महिलाओं को पूरी आजादी थी। अगर आप महिलाएं कहीं जाती है, किसी शिक्षण संस्था में पढ़ती है, वो अपनी इच्छा से स्कार्फ पहने तो पहने, आपकी इच्छा है बुर्का पहनने की, पहनो, मना नहीं है, लेकिन जबरन स्कार्फ पहनाना ये वहां के शरीयत में नहीं था। पहले नहीं था, वहां पर ईरान में नहीं था। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है 1979 के बाद। क्यों मैडम, इस साल के बाद में ऐसा क्या हुआ पता है? इस साल के बाद में एक व्यक्ति आता है ईरान में, वो ईरान का धार्मिक नेता है, नाम है अयातुल्ला खुमैनी। खुमैनी याद कर लो, क्या नाम है? खुमैनी बोल दो, खुमैनी। क्या नाम है? खुमैनी। आप चेक कर लेना, अयातुल्ला खैमेनी, खुमैनी, खैमेनी बोलते हैं उसको, खैमेनी, मैंने खुमैनी बोल दिया, खैमेनी। ये वहां का धार्मिक नेता है और ये आज तक भी है। जब से ये आया है ना, इसने ये बोल रखा है कि भैया कोई मतलब नहीं है, महिलाएं बुर्के में रहेगी, तरीके से रहेंगी, बोलने की भी आजादी कम है, मतलब जो भी है बहुत ज्यादा इसने कानून जो है वो लाद दिए महिलाओं के ऊपर। चलो भाई, कार्यक्रम हो गया। मैडम ये सारी बातें आप पहले की बता रहे हो, 79 की बताई, 2022 की बताई, आज क्या हुआ है वो बताओ। 2 नवंबर महीने की घटना है। 2 नवंबर को एक बच्ची है, उसका नाम मुझे पता नहीं है या हम बता भी नहीं रहे हैं उसका नाम। वो बच्ची साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ने जाती है। उसने स्कार्फ पहना होता है, क्योंकि ईरान में तो सब जने स्कार्फ ही पहन के रखते हैं। उसका स्कार्फ थोड़ा ढीला बन जाता है, तो एक पुलिस वाला उसको बोलता है स्कार्फ को टाइट कर। तो वो बच्ची स्कार्फ को टाइट करती है तो उससे पता नहीं होता नहीं, जाने थोड़ा यूं खिसक जाता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा अनशन बोलने लग जाता है। शर्म नहीं आती, आ जाते हो तुम ऐसे मुंह उठा के, पता है जब यहाँ पर शरीयत में लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर तो आपको स्कार्फ पहनना चाहिए। वो बच्ची इतना ज्यादा तंग हो जाती है इस बातों से, उसकी मानसिक क्षमता हिल जाती है कि यार स्कार्फ लगा रखा है, मुझे इतना पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो, फॉर्म भरना है, लास्ट टाइम लिखा हुआ है और आप ढीले को टाइट, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और उस बच्ची की दिमाग की क्षमता, मतलब जब किसी स्प्रिंग को आप बार बार खींचते हो ना, तो एक समय तक तो वो ठीक रहती है, पर ज्यादा खींच दोगे ना वो सीधी हो जाएगी। ऐसे बच्ची के साथ हुआ। इस बच्ची ने केवल अपने निजी वस्त्र पहने और बाकी पूरे कपड़े उतार दिए और स्कूल परिसर में घूमने लग गई। बोले लो तुम स्कार्फ के लिए बोल रहे हो, मैं पूरे कपड़े त्याग देती हूं। केवल निजी वस्त्र पहने उस बच्ची ने। मैं अभी सब फोटो दिखाऊंगी, पहले आप समझ लो। आप एक बार, आपको लग रहा होगा कि मैडम ये कौन सी बात हुई कि आप बिल्कुल कपड़े, सारे कपड़े उतार दिए, बस निजी वस्त्र पहन रखे, ये भी कोई गलत बात नहीं है। तो जब किसी को आप बहुत ज्यादा परेशान कर देते हो ना, उस बच्ची कॉन्फिडेंस देखना, वो उस कॉलेज परिसर में आराम से घूम रही है कि हाँ मतलब बहुत आ रहा है ना तुमको, उसको पता है कि उसका क्या हाल होने वाला है, वो बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। जहां पर केवल एक लड़की ने, महिसा अमीनी ने इतना ही कहा था, महसा अमीनी ने, कि यार क्या हो गया, इसका हटा दिया, टाटा दिया, उसको पुलिस रिमांड इतना ज्यादा मारा गया, वो बच्ची मरी गई, इसको तो छोड़ देंगे क्या। लेकिन आप सोचो इस बच्ची की हिम्मत देखो कि इस बच्ची ने आए कदम उठाया। अब हो सकता नहीं मरेगी ये बच्ची, मार देंगे इसको, लेकिन ये बहुत सारी महिलाओं का जीवन अच्छा करके जाएगी। यार महिलाएं केवल इसी के लिए बनी हुई है क्या कि बस केवल ये स्कार्फ बांधना है, घर में बैठी हुई है? महिलाओं का भी एक अपना एक बात होती है, उनकी स्वतंत्रता है। अगर आप महिलाओं को बुर्के में रखना चाहते हो तो पुरुषों को भी बुर्के में रहना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये बात अब महिलाएं यहाँ का विरोध कर रही है। अब आप एक बार फोटो देखो, मैं फोटो जो मैंने आपका नाम लिया उन सभी की आपको मैं फोटो दिखाती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये फोटो देखें, और ये जो है ना, ये है महिसा अमीनी।
2022 में जिसको मारा गया। और देखो ये 3 दिन की घटना है। 13 सितंबर को पकड़ा गया, 16 सितंबर को ये ऐसे मर गई। इसको कितना हमारा सोचो, पुलिस रिमांड रूम में इसकी मृत्यु हो गई। ये ऐसी बताओ कितनी सुंदर महिला, कितनी अच्छी बौद्धिक क्षमता वाला महिला। और अभी जो कांड हुआ है वो ये रही बच्ची, देखो निर्वस्त्र, केवल निजी वस्त्रों में पहन रखा है इसने। ये मैंने ब्लर फोटो ली है, अपन यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, अपन ऐसी फोटो ना लें तो अच्छी बात है, बाकी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर इस बच्ची की आप फोटो देखना, इसका दिमाग खराब हो गया। बोले क्या क्या कर रखा है तुमने यार, हिजाब हिजाब हिजाब। पहले तो नहीं था ईरान ऐसा। किसके बाद हुआ है? अयातुल्लाह खुमैनी के आने के बाद। वो कौन है? वो ये रहा। मैंने पहले आपको नाम याद कराए, फिर मैंने आपको फोटो दिखाई। ये है अयातुल्लाह खुमैनी। कान पकड़ के मसलो इसके तो। और ये कौन है? मईसा अमीनी। आज ये अपने बीच में नहीं रही, लेकिन जब से इसने कार्यक्रम किया था ना, ये मर गई थी। बहुत सारी महिलाएं ईरान में आगे आ गई है। यार महिलाएं कोई वस्तुएं हैं क्या कि तुम जब चाहो जैसे चाहो यूज कर सकते हो? है नहीं। ये देखिए आप। और ये वो बच्ची, ये पुलिस वाला है, इसको बोल रहा है क्या है, तो बोल रहा हाँ क्या है, तेरे को बहुत लग रहा था ना, ये ले अब। और ये देखो यहाँ पर मैं ब्लर फोटो लेकर आई हूँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो है, बहुत चर्चा का विषय है ये, आप देखना। ये वो महिला है और बच्ची है, उन्होंने स्कार्फ पहन रखा है, ऐसे बात कर रहे हो। देखो देखो एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ है, वो लड़कियां ऊपर से बोल रही है अरे यार इसको क्या हो गया यार। क्योंकि सोचो अपने यहाँ पर तो अपन बच्चियां क्रॉप टॉप वगैरह पहन लेती है तो भी इतना ज्यादा ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके अंदर फेस तक ढक के रखा जाता है, वहां पर किसी महिला के द्वारा ऐसी हरकत करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत हिम्मत की बात है। जिस देश में ये पता है कि मेरा अगला परिणाम क्या होगा, ये बच्ची मर जाएगी। और इसने बहुत सारी बच्चियों को ये बता दिया कि अगर आपके साथ अन्याय होता है और अगर आप ठीक हो तो डरो मत। अब बताओ, इनका तो पूरा देश ही ऐसा है। और ये पुलिस वाला ही फोन करके बोल रहा है इसको, अब इसको रिमांड रूम में भेज दिया गया है। अच्छा एक बार और देखो, नसीज, हाँ नसीज मिलिशिया, ये क्या है? ये ईरान में नई गठित होने वाली पुलिस फोर्स है। पहले नहीं थी, नई पुलिस फोर्स है। इसका काम केवल इतना सा है, महिलाओं पर निगरानी करो। कौन सी महिला ने स्कार्फ बुर्का नहीं पहन रखा है, आप कहीं पर भी जाओ, मूवी देखने, कोई शॉपिंग करने, बुर्का पहना हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भी इतना भी खिसक गया ना तो मान लो कि फिर आपके साथ गलत व्यवहार होगा। ये पुलिस बनी ही इसके लिए। आप सोचो वहां पर कैसी जिंदगी होगी महिलाओं की। आज अपन कैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, अपना मन अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि इस प्रकार का कि इसका इतना भी नहीं सरकना चाहिए, बाल तक दिख गए तो फिर आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये नई फोर्स गठित की है, नाम है नसीज मिलिशिया। ये नाम लिख लें आप एक बार। इसका उद्देश्य महिलाओं को इस्लामी नियम का पालन करवाना है। मैंने पहले बता दिया आपको, एज ए फॉरेनर अगर आप ईरान में जाते हैं तो वहां पर आपको स्कार्फ या उनके जो भी धार्मिक नियम है उसका पालन करना होगा। स्कार्फ का कोई धार्मिक नियम थोड़ी होता है। ये है, ये घटना कहां की है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान ठीक है, पर ईरान कैपिटल है तेहरान। ये घटना वहां की है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से बेटा। चलिए, तो आपको इसमें थ्योरी तो पढ़नी है जो पढ़नी है, पर कंटेंट याद करना है। ईरान की राजधानी तेहरान। हिजाब के विरोध में अभी कहां पर घटना घटित हुई है? नाम है ईरान। ईरान में ये बच्ची कौन थी? महसा अमीनी। कब की बात है? 2022 की। यहां पर ये नसीज मिलिशिया कौन है? नसीज मिलिशिया जो है यहाँ की पुलिस फोर्स है। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में ईरान के धार्मिक नेता और जो वहां के प्रेसिडेंट हेड कौन है? वो है अयातुल्लाह खुमैनी या खमेनी। फिर आप कहोगे यार ये क्या है ये पढ़ाई, ईरान का क्वेश्चन क्यों दे दिया? क्योंकि ईरान अभी चर्चा में है, तो जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए। वहां के प्रधानमंत्री या ईरान की राजधानी या ईरान की कोई भी ज्योग्राफिकल न्यूज पूछ ली जाए तो आपको ईरान को हर प्रकार से पढ़ लेना है। खमेनी आप यूट्यूब पे और देखें ना, बड़ा सा नाम है इसका, अयातुल्लाह से कुछ नाम है इसका, खमेनी करके। मैंने खमेनी सरनेम बता दिया है, इसे आप याद करें। चलो लिख लिया आपने ये न्यूज, आपको मैं भेज भी दूंगी और आपको थोड़ा बहुत जो भी कीवर्ड आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपको लगता है कि हमें लिख लेने चाहिए वो आप लिख लें, हम आगे और बढ़ेंगे।
चलो बताओ तो ISA की स्थापना कब होती है? 2015। ISA का 101वां सदस्य नेपाल, 100वां और 99वां। ISA का हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी 3 वर्षों के लिए भारत इसमें नियुक्त हुआ है क्या? नहीं, केवल 2 वर्षों के लिए, 2026 तक। चलो ऐसे आप याद करते रहे, लिखना पर्याप्त नहीं होता है। एक ऐसी न्यूज में आपको और एक्स्ट्रा दे देती हूं जो आपकी शीट में नहीं है, वो भी आप न्यूज आप समझ लें, काम के लिए है आपके लिए। और न्यूज कहां की है तो वो देखो, न्यूज है चाइना से। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, चाइना। अभी चीन की वाहवाही हुई है, चीन की वाहवाही हुई है, इसलिए चीन ने चीटिंग कर ली है। चीटिंग की वजह से चीन की वाहवाही हुई है। क्या वाहवाही हुई है? सबसे पहले आप याद रखना कि दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे अच्छा फाइटर जेट जो है ना, वो है अमेरिका का, USA का, और उसका नाम है F-35 5V। 5V का मतलब है 5वीं जनरेशन का। नाम क्या है? F-35। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे उन्नत, मैं दुनिया की बात कर रही हूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइटर जेट जो है वो किसके पास है? USA के पास में। नाम क्या है? नाम है F-35। क्या नाम बेटा बोलो? ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये इसी की है, F-35 की। मैडम इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो ये दुनिया का सबसे अच्छा है? क्या विशेषता है इसकी? पहले इसकी विशेषता सुनो। किस देश के पास में है ये? अमेरिका, वही बनाता है ये। इसकी बहुत सारी विशेषता है। 2 विशेषताएं ऐसी है जो आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहली विशेषता, आपने जनरली किसी हेलीकॉप्टर या किसी जेट को जब वो उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, तो उसको एक रनवे की आवश्यकता होती है। वो यूं करके फिर वो यूं उड़ जाता है। रनवे चाहिए ना, प्लेटफॉर्म चाहिए ना। आपने कभी एरोप्लेन की यात्रा की है या नहीं भी की, आप देखते भी हो, तो पहले एक रनवे चाहिए होता है। पहले वो नीचे टायर के थ्रू चलता है, फिर धीरे धीरे चल के वो क्या पकड़ लेता है? स्पीड पकड़ लेता है। इसकी ये विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता ही अलग है, तभी इसका नाम दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का है। इसकी विशेषता ये है, इसको रनवे की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये है कि ये यूं चल के नहीं आएगा, ये खड़े खड़े ही ऊपर लैंड कर जाएगा। विशेषता बहुत बड़ी हो गई। यहां पर है ना, इसको आप कहीं भी ले जाओ, इसको प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, छत पे उतार लो आपके, हाँ हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल। तो इसको रनवे की आवश्यकता नहीं है, और इतना स्मूथ ऊपर जाता है और ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाता है। नहीं तो और जो एरोप्लेन होते हैं वो नीचे भी है ना, थोड़ा आगे चल के आके फिर रुकते हैं वो प्लेटफॉर्म पर। मैडम थोड़ा सा है ना इसको दिखाओ ना यार, कैसा होता है ये। मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ आपको, उससे आपको और मजे आएंगे कि वाह यार ये ऐसा है क्या। चलो अपन एक वीडियो देखते हैं इसका। और वीडियो जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इस F-35 का। ओके, अब ये नीचे लैंड भी ऐसे ही करेगा, बिल्कुल स्मूथ। ये लो साहब। तो एक तो टेक्नोलॉजी इसकी कुछ इस प्रकार से है, अपने आप में ये अद्भुत टेक्नोलॉजी है। एक और बताती हूं मैं आपको, एक तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है।
इस F-35 की। एक तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा उन्नत है। एक विशेषता मैं आपको और बताती हूँ, वो ये है, आपने रडार का नाम सुना होगा। रडार टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर जिसने नहीं सुना वो देखें। ये कुछ विकिरण रेडिएशन निकलते हैं और रेडिएशन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे ऊपर से कोई विमान जा रहा है। जैसे मान लो मैं कोई देश हूं और मेरे ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो रडार लगा हुआ है तो वहां से रेडिएशन निकलता है, टकराकर वापस आ जाता है और सेंसर के थ्रू हम ये बता पाते हैं कि यार कुछ ना कुछ लफड़ा है, यानी कोई ना कोई हमारे ऊपर से गया है, कोई विमान गया है। अब है ना, ये अगर किसी देश के ऊपर से उड़ जाए तो रडार भी इसको नहीं पकड़ पाता है। क्यों? तो क्यों ये है कि इस हेलीकॉप्टर, इस जेट के ऊपर एक लेप लगा हुआ है और वो जो लेप है ना, वो रडार के सिग्नल को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। रडार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, रडार गया तो सही, इसमें एब्जॉर्ब हो गया। इस पर जो लेप लगा होता है ना, उस लेप को बोलते हैं हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। लिख लो इस बात को, जो इस पर लेप लगा होता है, जो रडार के कैप्चर में नहीं आता है, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। बताओ कितना अद्भुत विमान है F-35। अच्छा, अगर आप है ना ये पूछोगे कि है ना इसके अंदर जो लेप लगा होता है वो काय का होता है, क्या होता है उसमें, वो आपको YouTube पर, कहीं पर, गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलेगा। पागल थोड़ी ये बता देंगे, नहीं तो अपन नहीं बना लेंगे ऐसा। तो बस केवल ग्रे कलर का ये बताते हैं, ग्रे कोई सॉल्यूशन है, बाकी इन्होंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया है। ये है इस विमान की विशेषताएं। और भी बहुत सारी बात है, यानी यार इधर तो बहुत दिक्कत ही है। और बहुत सारी बात ये है, और बात ये है कि इसका नेविगेशन बहुत अच्छा है, सारी सूचनाओं को जल्दी से कैप्चर कर लेता है। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे जेट प्लेन में होती है, पर दो बातें, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी इसके ऊपर लगने वाला लेप जो रडार को कैप्चर कर लेता है, और दूसरा इसका टेक ऑफ और जो भी इसका जो टेकिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैडम आप तो है ना यूएसए के F-35 के बारे में बता रहे हो, लेकिन क्वेश्चन शुरू हुआ था चाइना से, तो चाइना क्या रोल है? तो सुनो, चाइना ने अभी ऐसा ही नकल करके एक विमान बना दिया है, और उस विमान, पहले उस विमान के बारे में जानने से पहले इसकी एक बात और सुनो। ये जो विमान है इतना खतरनाक है F-35, 2300 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड है, बहुत ज्यादा, इसकी 2800 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, स्पीड भी अच्छी है। अमेरिका इस विमान को हर किसी को नहीं देता है, जो उसकी विश्वसनीय कंट्री है ना उनको ही ये यूज करने को देता है। पता पड़े इनको दे दिया जिम कॉन्ग किंग को, नॉर्थ को, या खुद ब्लास्ट ही कर देवे, तो ऐसों को नहीं देता ये उनको देता है जो रियल में विश्वसनीय है। भारत को दे रखा है, लेकिन साथ में एक ये बात और बोल देता है अमेरिका कि हम जो आपको ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इसका सर्विस सेंटर हमारे इंडिया में ही, वो हमारे अमेरिका में ही होगा, सर्विस सेंटर भी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? अगर सर्विस सेंटर हुआ ना तो भारत वालों का हुनर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम खोल के पता लगा लेंगे कैसे बनाया है। तो सर्विस सेंटर अपने गाड़ियों को देते ना सर्विस के लिए, तो पूरी गाड़ी को, स्कूटी देते, स्कूटी खोल खोल खत्म कर देते, पूरी स्कूटी जोड़ देते। और हमारे बच्चे, हमारे इंडिया के छोटे बच्चे, चाइल्डहुड से टेक्नोलॉजी है कि बच्चा 3-4 साल का हुआ नहीं, उसे खिलौना ला के दो, खासकर बॉय को, उसे खोल के अंदर पंदर बाहर निकाल देगा, माएँ रोती रह जाती है और दोबारा जोड़ देता है बाद में, भाई ढंग से नहीं जुड़ता होगा एक बार में, पर वो सीख जाता है। छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर जो ये टेक्नोलॉजी है, किसी चीज को खोल के पता लगा लेना इसमें क्या क्या माल लगा हुआ है, अगली बार खुद बना देना, इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसको जो वर्ड बोलते हैं ना, तो इंडिया किस इंजीनियरिंग फील्ड में आगे है? रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियर को बोलते भाई ये एसी है और ये कोरिया का या जापान का एसी है और ये अपने इंडिया में नहीं बनता है, तो बोले आप सर्विस कर देंगे, हम इसकी सर्विस पे भेज दो आप। तो सर्विस पे करते हैं, इसे खोलते हैं, हर चीज चेक करते हैं और ऐसा का ऐसा नया बना देते हैं। ये है इंडिया की टेक्नोलॉजी। तो चिटिंग नहीं बोलेंगे इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, अपन खुद खोल खाल के सीख लेते हैं, फिर पता अपने बिकता नहीं है रेबिन के चश्मे, ऑरिजिनल चश्मा फेल है अपना, ये बना देते हैं, ये बिकते रहते हैं, ये स्टेशन के सामने देखो रेबिन, और आप उसको पहन के बोल दो भैया 8000 का, कोई पता नहीं लगा सके ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, मिलते हैं ये, आप दिल्ली में जाएं तो कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आते हैं चाइना पर। चाइना ने सेम टू सेम इस माल की कॉपी मार ली है। चाइना को अमेरिका देता ही नहीं है, ये बोले तू सही विश्वसनीय नहीं है, टशन में रहता है चाइना अमेरिका। तो चाइना ने कहीं पर इसके कोई पार्ट गिर गए होंगे, तो कबाड़ी लोग गए चाइना के और इसके 1-2 अंदर पंजर उठा के लिया है और उसको खुरच खुरच के देख लिया भाई क्या क्या लगा हुआ माल है,
और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा बना दिया है चाइना ने, और उसका नाम रखा है J35। नाम भी ज्यादा चेंज नहीं करा है, बोले हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो F35 है और वो है J35। ये देखो, ये रहा, ये जो नीचे वाला है ना, ये तो F35 है और ऊपर वाला है J35। सेम टू सेम है, बस ये थोड़ा इसने डाइटिंग कर ली है, ये थोड़ा पतला है, कलर है, ये खुद की आंखों जैसा पतला कर दिया है इन्होंने, और ये थोड़ा मोटा है, बाकी सेम टू सेम है। वही ऐसे ये मतलब ऊपर जाता है, नीचे आता है, लैंड करता है, सेम इसके ऊपर भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बताओ क्या है? चाइना। तो ये है चाइना। तो आप ये याद रखना कि अभी वर्तमान में J35 विमान अभी किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या है? चाइना। और कैसे लॉन्च किया है ये पूरी गणित मैंने बता दी है। चाइना वालों से पूछ रहे भाई तुमने कैसे बना लिया ये? बोले हमारे भी कबाड़ी बाजार में लोग लगे हुए हैं। कबाड़ी वाले बहुत ही वो होते हैं, खतरनाक होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, नाम है कबाड़ी। तो कबाड़ियों में उल्टी सी चीजें ले जाते हैं, कॉपर के अपन से बोल देते हैं हमारे काम ही नहीं, ले जाओ ये वायर, कॉपर निकाल देते हैं मिक्सी में से। ये पंखे की बाइंडिंग होती है, बहुत महंगी होती है कॉपर, तो ये बहुत ज्यादा महंगा इसको बेचते हैं। गुजरात में, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा कबाड़ है पूरे भारत का, और वो इतना करोड़पति बंदा है आप सोच नहीं सकते हो। तो कबाड़ी वाला से बोल रहे हो, कबाड़ी कभी कोई रिश्ता आ जाए आपके कबाड़ी वाले का, तो तुरंत आप उसको हाँ, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो, अपन को लगता है नाम में कुछ नहीं है। तो ये है J35 और ये क्या था? F35। विशेषता आपने पढ़ी ली है। ये सारे कार्यक्रम हमने किसने पढ़ लिए हैं? ये पढ़ लिए हैं आपने, चाइना ने जो कॉपी किया है। आपने पढ़ा है रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। ये चाइना के लिए बोलते हैं ना, चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां पर चाइना ने बोला है कि भैया हमको भी कॉपी करनी आती है, तुम्हारे सर्विस सेंटर की जरूरत ही नहीं है। तो ये कारनामा बहुत ही अच्छा है। इसको है ना चिटिंग खोड़ नहीं बोलते हैं, हम भारत वाले बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। हमारे भारत में ज्यादा स्कोप, रिवर्स इंजीनियर लोग कितने खतरनाक होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, अगर आपको हुनर है, देखो मेरी बात याद रखना, मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, ये आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है उसका कोई महत्व नहीं है। मान लो जैसे मैंने ना कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है, कोई महत्व नहीं है। अगर आप में स्किल हुई ना, स्किल, तो आप बिना पढ़ाई करके भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। जो एलॉन मस्क है ना, ये तो साफ ही बोलता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, आप मुझसे संपर्क करो, मैं आपको जॉब दूंगा। साफ बोला है एलॉन मस्क ने। मेरे पास है ना, मान लो डिग्री है, मैंने कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या मान लो मेरे पास कंप्यूटर की डिग्री, मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, और एक कोई सर है, उनको डिग्री है नहीं पर कंप्यूटर का सारा ज्ञान आता है। तो जो पैसे जिसको मिलेंगे ना, वो ज्ञान वाले को मिलेंगे। तो नॉलेज जो है वो काम आती है आपकी, तभी तो कहते हैं आप ITI क्यों करवाई जाती है? स्किल के लिए। आपको ये, मैंने भी ITI कर रखी है, मेरे को तार वार जोड़ने ही नहीं आते हैं, और मेरे भाई ने ITI नहीं कर रखी है, लेकिन उसको सारा नॉलेज है, पूरे घर की फिटिंग कर देता है वो। तो मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है, वो पैसे कमा के लाता है आराम से। लाता था, अब तो खैर उसकी जॉब लग गई है मिलिट्री में, तो वो छोटी उम्र में पैसे लेके आता था। बोले आज मेरे को 8,000 मिले, 18,000 मिले, 5,000 मिले, बिना ITI करे। और मैंने ITI कर रखी, मेरे को कोई 100 रुपये नहीं देता था, कारण खुद की और चिपक जावे अपन तो बताओ इंपॉर्टेंट क्या हुआ? स्किल इंपॉर्टेंट हुई। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये कई कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, वो ये करती है ना ब्यूटी पार्लर, फेशियल वेशियल काम, खूब पैसे कमाती है, वो दिन भर में छापती है 1,000 2,000 रुपये। और अपन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी का मुंडा बिगाड़ देवे, इधर आंखों के यहाँ लगा देवे नाइल पॉलिश, तो जो भी है। चलो, आपको ये दो न्यूज समझ में आ गई। मैंने आपको एक बताया J35 F35, और एक बताया मैंने आपको ईरान की बात। एक आपने पढ़ा सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया कानून लेकर आएगा। आइए, इतनी लेट क्यों आ रहे हो?
फोटो ले लेना, मैं और पूछ लूंगी आपसे। चलो पहला क्वेश्चन, लाहौर का AQI इंडेक्स 1900 और दिल्ली का 222। आप मुझे एक बात बताएं, जो लाहौर है ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान के PM, हाँ शरीफ। अपन ने, मैंने एक वर्ड क्यों बोला, ये नाम का शरीफ है नहीं, है ना, उससे अपन को याद रहेगा, और आरिफ अलवी करके नाम हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ग्रीन लॉकडाउन कहां लगा है? पाकिस्तान में। समझ गए ना, इसका नाम रखा गया है ग्रीन लॉकडाउन। आप मुझे एक बात बताएं, लाहौर बता दिए, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो शहर है वो लाहौर है। आप मुझे एक बात बताओ, 2025 तक 2 वर्षों के लिए ISA का कौन है? क्वेश्चन समझ लिया इन्होंने, मैडम 25 नहीं 26 है। आप 25 क्यों, 2024 अभी चल रहा है, 2 साल बाद तक यानी 2026 तक। आप मुझे एक बात बताएं, ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप मुझे बताओ ISA में अभी कितने सदस्य हैं? 101वां सदस्य है, 100वां, 99वां। आप बताओ ISA की स्थापना 2015। अच्छा, किसने शुरुआत की? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? क्यों बनाई गई है? समझ में आ गया ना बेटा, लिखना सब कुछ नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, याद होना ही सब कुछ है। आप जितना याद करेंगे ना उतना ही मामला होगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप कौन सा ऐसा देश है जहां पर 18 साल से कम आयु के बच्चों को, कर दिया ना करेक्ट, ये याद करना होता है मैडम, 18 नहीं 16 है, 16 साल। अब आपको याद कैसे रह पाया? मैंने आपको भी एक न्यूज दी थी ईरान की, भाई ने फटाफट बोल दिया मैडम 1 सेकेंड। आपने हमको एक लड़की का नाम बताया था, उसको भी ऐसे ही मारा था। याद ही रखना है। इन कंचन ने मुझे भिड़ते ही बोल दिया मैडम आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया विली विली है, आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया मेरिनो है। इन्होंने जैसे मैंने ब्राजील का नाम लिया, मैंने कॉफी बोली, इसने बोला साओ पोलो। याद करना इंपॉर्टेंट है, आज का याद करना आज नहीं कल तक भी याद रहना चाहिए जब आपको इंटरेस्ट आएगा। मैं चाहूं तो मैं आपको एक बार में ये बोल सकती थी कि चाइना जो है इसने J35 बना दिया, तो बस आपको ये याद नहीं रह पाता, पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने पूरी स्टोरी बताई F-35 कैसा होता है, क्या विशेषता है, वीडियो दिखाया। आपके जहन में अब एंड में J-35 अटक जाएगा, और दुनिया का सबसे ज्यादा उन्नत विमान है ये। चलो आप मुझे एक बात बताइए अगर आपको पता है तो। हाँ, महसा अमीनी कहां की थी? ईरान में घटना हुई थी इसके साथ में, बाहर की थी पर ये ईरान में घटना हुई थी। आप बताओ, महसा अमीनी हो गया है, आप बताएं अभी ईरान में क्या कुछ ऐसी घटना हो रही है बुर्के वाली बात? तो ईरान की राजधानी बताएं, तेहरान। आप मुझे एक बात बताएं, ईरान में कब से कब तक कानून अच्छा था? 1979 से पहले तब राजा अच्छा था। अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा आ गया है या धार्मिक नेता है, नाम क्या है? खेमेनेई। आप घर जाके इसका पूरा नाम याद रखना, फोटो आपने देख ली, दाढ़ी वाला सा आदमी है ना। मैं आपको है ना एक, चलो बाद में दिखाऊंगी, थोड़ी रुक जाओ आप। अच्छा आप मुझे और बात बताइए, ईरान की राजधानी तेहरान आपने बताई दी है, हाँ जी, और क्या था ईरान के? हाँ, ये नसीज मिलिशिया क्या है? जो केवल निगरानी महिलाओं पर है, मतलब पुरुषों भले कैसे घूम रहे उघाड़े माथे, सारे काम महिलाओं के साथ है। तो महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। मैं भी महिला हूं, आप भी महिला हैं, सबको मैं नहीं बोल रही हूं, जो है लड़कियां हैं, आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके पति, ऐसे तो भी है नहीं कोई, अगर आपको प्रताड़ित करें, आपको ऐसे नीचा दिखाएं तो आपको चुप नहीं होना है, लेकिन आप ठीक होने चाहिए। पता पड़ा अपनी खुद ही खराब है और फिर और बोल रहे अच्छा हम भी में ऐसा भी नहीं बनेंगे, नहीं, आप खुद भी अच्छे होने चाहिए। फिर कोई भी अगर आपको दवाई कोई बोले पढ़ाई नहीं करनी तुझे तो घर में ये काम करना है, नहीं, फिर हमें भी थोड़ा सा, जब ये ईरान जैसे देश में उस बच्ची ने ये काम कर दिया तो आप तो फिर ही बहुत अच्छे देश में पैदा हुए हो। आपको तो कम से कम आर्टिकल 19 में बोलने का राइट टू फ्रीडम, आपको बोलने का भी अधिकार दिया गया है। चलो भाई आप बताओ F-35 किसका है? अमेरिका। और आप मुझे बताओ J-35 चाइना का है। चलिए भाई, अब तो आपने पूरा कार्यक्रम अच्छा कर लिया है। आपके इसमें ना एक न्यूज और है, उस पर कल हम पूरी विश्लेषण करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कल मैं पूरा आपको इसका समझाऊंगी क्या चल रहा है अलीगढ़ में, और ये पॉलिटिक कंसेप्ट क्या है, कल हम समझेंगे। चलो एक न्यूज आप और देख लो, 2-3 न्यूज हम और पढ़ लेते हैं, फिर कल हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ेंगे। एक न्यूज आपकी और है, शायद 20 नंबर पर न्यूज है, भारत और भूटान सीमा पर पहली
एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। आपको मिल गया क्या? 20 नंबर की न्यूज है ना आपके, इसमें आपकी न्यूज बहुत सारी है, मेरे पास जो शीट मुझे दी गई है ना उसमें केवल न्यूज है 40, इतना पढ़ना है, बाकी सारी आपको न्यूज दे दी 2 वीक वाली, मिल गई आपको। अब आप थोड़ा समझो बेटा, भारत और भूटान की सीमा पर, भारत और भूटान की सीमा पर पहली चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। मैं एक बार इसको दिखाई देती हूं कैसे क्या क्वेश्चन है ये। लो भाई, ओ क्लोज, ये रहा, यही क्वेश्चन है ना। चलो, अरे बातें नहीं करें, आप समझे। देखो भारत और भूटान, आपको मैंने पहले भूटान के बारे में भी पूरी स्टोरी बताई थी, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा रिकॉल कराती हूं। हमारे भारत जो है, भारत जो हमारा जो देश है, इसके बहुत सारे नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं। नेपाल पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, अफगानिस्तान तो प्रॉपर वे में नहीं है, पाकिस्तान है, और एक है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन सभी पड़ोसी देशों में भारत की जिस पड़ोसी से सबसे अच्छी बनती है वो भूटान है। और भी पड़ोसी देश हैं, पर उनसे भारत को थोड़ा सा वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है या अपना खुद का राग अलापते हैं। तो अभी भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी जो देश है वो कौन सा है? वो है भूटान। ओहो, पता है हमको, आगे भाई एप्पल का फोन बंद कर लो। चलो, तो क्या बताया मैंने आपको भारत और भूटान के बारे में। भूटान के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं वो लाइन सुनना पहले आप, फिर अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1949 में भारत और भूटान के साथ में, अपने आप नोट संभालना, तो 1949 में भारत और भूटान के साथ में एक मित्रता ट्रीटी हुई है। एक तो हुई है 1949 में और एक हुई थी 2007 में। मित्रता का मतलब यह है कि भूटान अपने खुद के निर्णय तो ले सकता है, लेकिन अगर वो किसी और देश के साथ में निर्णय युद्ध करना चाह रहा है या कोई और देश वहां पर आना चाह रहा है, तो उसका निर्णय लेने के लिए, यानी डिफेंस सेक्टर के निर्णय लेने के लिए भूटान को किससे पूछना पड़ेगा? भारत से। यह है हमारी मित्रता ट्रीटी। भारत भूटान के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के समान है। तुम घर में कैसी रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं बाहर जाती हो, किससे मिलती हो, वो मुझे पूरा पूरा अपडेट दें, ऐसा भारत कहता है। और ये मित्रता ट्रीटी कब हुई थी? 1949 और 2007 में। भूटान भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, और भूटान में जो ज्यादा परियोजनाएं चलती है वो चलती है हाइड्रोलिक परियोजनाएं, यानी पानी जब ऊपर पहाड़ी इलाके से गिरता है तो उससे बिजली बनती है। बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, जैसे ताला परियोजना, लिखो आप, ताला परियोजना। भारत और भूटान के बीच में बहुत सारी जल वाली परियोजनाएं हैं, पन बिजली परियोजनाएं। तो ताला परियोजना, चूखा परियोजना, चूखा नाम ही ऐसे हैं, एक तो है ताला और एक है चूखा परियोजना। एक नाम अजीब सा है, याद करो तो कर लो, पुनात्सा गहू परियोजना, पुनात्सा गहू परियोजना। तो चूखा परियोजना, ताला परियोजना और पुनात्सा गाहा परियोजना, ये 3 प्रकार की परियोजनाएं और चल रही है। ये कहां चल रही है? भूटान में। किसके सहयोग से? भारत और भूटान की परियोजनाएं हैं। पैसा हम देते हैं, थोड़ी बिजली हम यूज कर लेते, थोड़ी वो यूज कर लेते हैं। तो ताला, चूखा और पुनात्सा परियोजना। एक लाइन आप और याद रखें, भूटान में केवल एक ही प्रकार का एयरपोर्ट है, और उसका नाम क्या है बताओ? अरे यार, तुमने सारा याद कर रखा है क्या? भूटान में केवल एक ही एयरपोर्ट है, नाम है पारो। आप जानते होंगे देवदास की पत्नी का नाम था पारो। भूटान में केवल एक ही एयरपोर्ट है, नाम है पारो। जब कई मोदी जी यहां पर जाते तो आता है, मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए थे पारो एयरपोर्ट से, है ना। तो इसको आप याद रखना। तो एक ही एयरपोर्ट है, नाम है पारो। चलो, ये सारे कार्यक्रम होने के बाद अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भूटान हमने पढ़ लिया। देखो, भारत और भूटान के बीच में आपसी संबंधों को, संबंध पहले भी अच्छे थे
पर समय समय पर अपने संबंधों में अच्छापन करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध अच्छे कब रहेंगे, जब बॉयफ्रेंड आए दिन कुछ ना कुछ सम्मान दिलाएगा, कभी आईफोन, कभी ड्रेस, कभी फूल, तो वो संबंध अच्छे रहते हैं। तो ऐसे ही भारत और भूटान की अगर मित्रता रखनी है तो क्या करना है, आपस में संबंध अच्छे करने के लिए असम के राज्यपाल, असम की सीमा, असम मतलब बिल्कुल है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब इसको याद कर लो, असम के राज्यपाल कौन है बताओ। एंथनी अल्बानीज कहां के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। ऐसे ही कहां के गवर्नर, असम के गवर्नर का नाम क्या है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर को तुमुलपुर जिले में दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। तो भारत में जो एक चेक पोस्ट जानते हो क्या, जैसे अपने बाघा बॉर्डर है, जैसे बाघा बॉर्डर है, ऐसी असम चूंकि भारत में आता है तो भारत के कौन से जो राज्य में असम में चेक पोस्ट बनाई गई है, नाम याद करना, तुमुलपुर जिले में दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन कहां किया गया है, असम में। कहां पर किया गया है, असम में। इस अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री, देखो आपको राज्यपाल का नाम तो फिर भी सिंपल लगा होगा, प्रधानमंत्री देखो आप, ल्योनचेन दाशो शेरिंग। ये कारण ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि भूटान में भी बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं और सॉरी ये जो असम है, मैं असम की बात कर रही हूं, हाँ ये तो भूटान है, और भूटान में बौद्ध लोग रहते हैं, नेपाल में बौद्ध रहते हैं, चाइना में बौद्ध रहते हैं, तो थोड़ा बौद्ध नाम जैसा है ये। राज्यपाल ने इसे भारत और भूटान के बीच पारस्परिक मित्रता और सहयोग के लिए अच्छा बताया है। आईसीपी दर्रा, आईसी मतलब इमिग्रेशन चेक पोस्ट दर्रागा 14.5 एकड़ में फैला हुआ है और भारत भूटान सीमा से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें परिसर, पार्किंग क्षेत्र वगैरह सभी है। कुल मिलाकर चेक पोस्ट बना दी गई है भारत और भूटान के बीच में। और भारत में कौन सा राज्य को इन्वॉल्व किया गया है, नाम है असम। नाम क्या है इस चेक पोस्ट का, दर्रा याद कर लेना, दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट है। और असम के राज्यपाल याद करने हैं लक्ष्मण प्रसाद, और भूटान जो है इसके प्रधानमंत्री याद करने हैं ल्योचेन दाशो शेरिंग। ठीक है, तो ये भूटान है। हाँ बेटा, है ये है एकीकृत, मतलब एक ही चेक पोस्ट है अभी तक। हाँ एक ही है, एक, हाँ पूरे विश्व में नहीं, भूटान और भारत में। जी बेटा, हाँ बेटा बताइए। गलत कर दिया इसने, कहाँ है अपना, नहीं इसका शायद ये राज्यपाल होगा, एक बार देख लेना ये। हाँ टेशिंग टोबे, इसको चेक कर लेना एक बार यार, ये प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कुछ और होगा फिर। ये ल्योचिंग दाशो शेरिंग, ये क्या लिखा हुआ है, शेरिंग टोबगे, क्या पता है इसका पूरा? हाँ कोई बात नहीं, खानदान का नाम जैसा है, नाम इनके वैसे ही है तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, इंडिया और भूटान का बॉर्डर का नाम कुछ भी नहीं है, नहीं है, सबके बॉर्डर थोड़ी है ऐसे, बस केवल से अफगानिस्तान है और भारत है। इसका अफगानिस्तान भारत का ही बॉर्डर नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, डुरंड रेखा, और जो रेड क्लिफ रेखा है वो यहां पर है। तो ऐसे हर देशों के साथ बॉर्डर के नाम नहीं है। आराम से आओ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है भूटान में, और ना ही कोई बॉर्डर को बस सिंपल डिफाइन कर रखा है ये। हाँ बिल्कुल वीजा फ्री है, नेपाल भी ऐसा ही है, आपको पासपोर्ट तक की भी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जाएं घूम के आएं, बहुत ही प्यारा है भूटान। हाँ ये बात मैंने बताई भी थी और सुन भी लो आप, भूटान एकमात्र ऐसा देश है, मुझे भी याद आ गया, जिसका लगभग 3/4 या 2/3 मान लो आप, तो 2/3 क्षेत्र पूरी तरीके से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। वहां की पॉलिसी है कि भले लोग कम हो जाएंगे, अगर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो एक के ऊपर एक मंजिल पर रहना शुरू कर दो, लेकिन आपको एरिया जंगलों को काटकर रहने के लिए स्थान नहीं दिया जाएगा। एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है जो पर्यावरण पॉलिसी, पर्यावरण नीति पर चलता है, साफ बोल रखा है। मान लो ये पूरा कमरा भूटान है, तो इसके लगभग 2 टेबल के पहले पूरे में क्या होगी, ग्रीनरी होगी। फिर आप कहोगे यार लोग ज्यादा हो गए हैं, तो लोग ज्यादा हो गए तो एक मंजिल पर एक रहो, या फिर लोग कम हो जाओ, पर आपका जो जंगल है ना ये नहीं खराब होना चाहिए। ऐसा देश है भूटान, बहुत ग्रीनरी है। घर जाके आप भूटान की इमेज देखना, भूटान के वीडियोस देखना,
बहुत सारे आपको लाइव चैनल जो बाहर जाते हैं ना घूमने वाले, वो बताएंगे आपको कि देखो हम यहाँ ट्रैकिंग करने गए हुए हैं, भूटान कुछ ऐसा है। लो जी साहब, ये आपने भूटान के बारे में पढ़ लिया। इसका नाम कल मैं पूछूंगी, आपको पूरा याद नहीं रहे तो दर्रांगा 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 दर्रा दर्रा करके आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है, और पढ़ोगे? चलो एक क्वेश्चन और देख लें आप थोड़ा सा। बेटा एक क्वेश्चन है, वन्य जीवों के हमले से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि को मध्य प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। बताओ कौन से नंबर का क्वेश्चन है? जल्दी चेक करो, बताओ फटाफट। 42 है, सबको मिल गया क्या या नहीं मिला? इसके बाद में ही है ये, देखो ये रहा क्वेश्चन। वन्य जीव के हमले जो हैं, यानी वाइल्ड लाइफ अटैक्स के हमले के दौरान मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि को मध्य प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। देखो ये ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे एक कार्यक्रम है, एक जगह है उमरिया करके, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और यहां पर हाथियों के हमले से कुछ लोग मर गए। कुछ समय पहले की बात है, 2 ग्रामीण मर गए, हाथियों का कुछ हमला हुआ था। अब जब व्यक्ति मर जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं मुआवजा दो। अगर आप वन्य जीव अगर स्थल भाग पर आ जाते हैं, रहने वाले क्षेत्र पर आ जाते हैं, तो अगर हम मर रहे हैं इसका मतलब आप वन्य जीव वाले या जो भी फॉरेस्टर जो हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको ढंग से रख नहीं पा रही है तो मुआवजा दो। पहले मिलता था 8 लाख रुपए, अब सीधे एमपी ने कह दिया है 25 लाख रुपए। एमपी में 5 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब टाइगर का क्षेत्र तो है, साथ में और वन्य प्राणी हाथी वगैरह भी रहते हैं। उन 5 में से एक का नाम तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा, ये रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। 5 टाइगर रिजर्व है कहां पर? एमपी में। नाम लिखें, एक है पन्ना और एक है पेंच। पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, नाम लिखें, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। पन्ना अलग है और पेंच अलग है। एक है कान्हा, कान्हा किसलिए इसको बोलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, और एक और है सतपुड़ा। एक और क्या है, और वो है सतपुड़ा। तो पन्ना है, पेंच है, कान्हा है, सतपुड़ा है। 5 टाइगर रिजर्व है एमपी में, याद रखना, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा। देखो इनमें पै नाम ज्यादा है, पुड़ा, पेंच, पन्ना, 3 तो पै वाले हो गए। और एक और है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा उमरिया जिले के, ये कंटेंट याद करना, अभी उमरिया जिला क्यों चर्चा में रहा है, तो उमरिया जिले के, ये एमपी में है, यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी द्वारा 2 लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद से ही यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। जब तक कोई घटना होती नहीं तब तक कानून भी नहीं बनता है। पहले व्यक्ति मर गए, उसके बाद ने कहा कि पहले इनको 8 लाख मिलते थे, चूंकि कमाने वाले व्यक्ति यही थे, अब 25 लाख मिलेंगे। अब मैंने बहुत बार करवाया है मोहन यादव, जब भी मोहन यादव का नाम आता है मैं आपको मोहन चरण मांझी बताती हूं और मोहन यादव बताती हूं। तो उड़ीसा के तो सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी, और मोहन यादव कहां के, एमपी के। तो मोहन यादव ने कहा है कि उमरिया में हाथियों के हमले से मारे गए 2 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी ने देवरा गांव और ब्राहे गांव में 2 ग्रामीणों को मार डाला। हाल ही में टाइगर रिजर्व 10 हाथियों की मौत को लेकर भी चर्चा में था। पहले यहां पर जो हाथियों के जो दांत होते हैं उनकी वजह से भी हाथियों को मारा जाता है। पहले तो हाथियों को मार दिया लोगों ने, अब जानवर समझदार होता है, अब कोई निर्दोष व्यक्ति भी जंगल में जाता है ना रिजर्व में, उनको लगता है कि हमको मारने आए हैं, तो हाथी ने इन 2 जनों को मार दिया। पहले हाथियों को मारा, हाथी ने मार दिया। बांधवगढ़ सदाबहार साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है, सतपुड़ा पहाड़ियों में है। अब हाथी ये सोचता तो होगा कि इंसान मरने पर तो 25 लाख का मुआवजा दे दिया, अब जब हम मरते हैं तो हमको कुछ तो दो, केले खिला दो 1 किलो, जो भी मतलब मैं बता रही हूं आपको। इंसानों के लिए तो आपने कार्यक्रम कर दिया, इस लाइन को बिल्कुल धीरे से लिख दिया। इंसान तो 2 मारे गए हैं हाथियों के हमले से, और ये लाइन किसी ने नहीं पढ़ के बताई कि हाथी, वो इंसानों की वजह से 10 हाथी मारे गए हैं। तो चूंकि अब हाथी जानवर है
तो जानवर का कोई मूल्य है ही नहीं, बेचारा बोल नहीं सकता है। इंसान बोल सकते हैं तो अपने लिए क्षतिपूर्ति मांग ली। तो इंसानों को भी अपने कुकृत्य सुधारने होंगे। बताओ, केवल और केवल हाथी दांत के लिए हाथियों को मार दिया जाता है अपनी आवश्यकताओं के लिए। बहुत सारी मूवी बनी हुई है, हाथी मेरा साथी, और भी नई नई बहुत सारी साउथ की मूवी है, बताते हैं हाथियों को मत मारो। तो 25 लाख मिल गए, हाथी 10 हाथी के जो मर गए उनके परिवार वाले इकट्ठा होकर जंगल में बोल रहे हैं हमें कौन क्या देगा। चलो समझ में आपको आ गया बेटा। उमरिया जिला याद रखना, मैंने आपको 5 बताए टाइगर रिजर्व, उनके नाम याद करना, ये आपके फिक्स जीके में काम आएंगे। पेच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ठीक है। और ये स्थान कहां का है? उमरिया जिला। उमरिया जिला हमेशा चर्चा में ही रहता है क्योंकि यहां पर बांधवगढ़ क्या है? टाइगर रिजर्व है। साथ में जब आप इसको पढ़ेंगे न्यूज को, तो आप मोहन चरण मांझी पढ़ेंगे और मोहन यादव पढ़ेंगे। अब कल का आप होमवर्क याद करना, आप किसी भी सब बच्चे आपने भी 2 जो है वो जिले के आपने मुख्यमंत्री याद कर रखे हैं। भजन लाल को याद नहीं करना है, वो सबको याद है। इसके अलावा आपको हर एक व्यक्ति को जो आपको अच्छे लगे 10-10 स्टेट के सीएम याद करके आना है ना, जो भी आपको अच्छे लगे। कल आप हर एक बच्चा मुझे 10 स्टेट के सीएम सुनाएगा। 3 तो आपको पहले ही याद हो गए, मोहन यादव, मोहन चरण मांझी, और एक मैंने असम का भी करवाया था, हेमंत कुमार बिस्वा, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही गलत तरीके से बोलता है, मैंने उसकी न्यूज दिखाई थी। और एक भजनलाल हो गया, और भी जो आपको याद रहे, एक स्टालिन है तमिलनाडु का, एक आंध्र प्रदेश का है चंद्रबाबू नायडू, ऐसे कर करके। और बताइए, पुष्कर सिंह धामी कहां का है? उत्तराखंड का। तो आपको जितने भी याद हो सके ना, आप अपने मन में सोच के आना कि यार मैं 10-10 याद करके आऊंगा। अब आज मोहन चरण यादव और मोहन मांझी, ये आपको बिल्कुल ऐसा अजीब सा लगता है यार ये तो अपना हो ही गया है, तो आप बार बार पढ़े, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये कहावत को आपको यहां पूरा करना है। चलिए आप देखें, 8 लाख से बढ़ाकर मुआवजा दे दिया है, मुआवजा देते रहो, हाथियों की भी सोचो थोड़ी बहुत। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन आप और साथ में देख लें, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, वनखंडी चिड़ियाघर। सबसे पहले तो इसको याद करो, वनखंडी चिड़ियाघर ये कहां पड़ता है? तो आंसर क्या है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल। जो व्यक्ति हिमाचल का मूल निवासी होगा ना, उसकी आवाज आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का लहजा, कश्मीर का लहजा आ जाता है, मतलब उर्दू। कल मैं गई थी यहाँ पर, क्या नाम है इसका, नेपाली मार्केट। तो नेपाली मार्केट में एक लड़का है और उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। नेपाली तो लगा ही नहीं था, वो ऐसे बोल बहुत अच्छे से रहा था, गोरा भी था। तो फिर हम बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, लिया तो हमने कुछ भी नहीं, लेकिन हम ऐसे, क्योंकि मुझे आवाज बहुत अच्छी लगी। हम आपको ये दिखाते हैं, आप पता नहीं मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, उर्दू फिर बोल रहा था। तो फिर मैंने से बोला थोड़ा पैसा कम कर लोगे क्या? तो बोले नहीं नहीं, मैं खुद ही यहाँ का नहीं हूँ। तो मैंने कहा यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कहाँ के हो। तो मेरा बेटा लगी, अरे पागल हो गया मम्मी, मैं कहा सुनने तो दे, मैं तो नॉलेज जीके बढ़ा रही हूँ, छेड़ने थोड़ी आई हूँ लड़कों को, पागल। तो उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं हिमाचल का हूँ। मैंने कहा यार यही तो, नेपाली तो अलग ही दिख जाते हैं, लेकिन वो हिमाचल का था, लहजा बहुत अच्छा था। कभी अगर आप जाएं अभी नेपाल के नेपालियों से सामान लेने, तो आप जाना मामा ना हिमाचल का लड़का कौन है, बिल्कुल गोरा लड़का अलग ही दिख जाएगा। और फिर आप 2-3 कपड़े देखना, ले चाहे मतलब आप तो से देखिए आ जाना, लो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको इतनी बड़ी बात क्यों बताई, ताकि आपकी हिमाचल जहन में बैठ जाए। हिमाचल में नाम है वनखंडी। देखो हिमाचल, हिमाचल हरियाली के लिए जाना जाता है, तो वन तो होंगे ही। अच्छा, तो वनखंडी चिड़ियाघर कहां पर है? हिमाचल में। इसको IGBC, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं, IGBC प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। अब सबसे पहले तो आप बताना, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का ये तो पहला चिड़ियाघर बना है वनखंडी, ये नहीं है, मुझे अब बताना खोज के। अभी हम पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, लो भैया एक मुख्यमंत्री और याद हो गया, सुखविंदर। अगर हम सुखविंदर सिंह सिक्खू, जब हम हिमाचल जाते हैं तो सुख से जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिले के वनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा जो अपनी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन के लिए जाना जाएगा। इसका मतलब यह है इको फ्रेंडली, यानी और भी चिड़ियाघर हैं पर वहां पर किसी प्रकार का कार्बन इमिशन नहीं होना चाहिए।
चिड़ियाघर बना लेते हैं, पर मान लो कोई लकड़ी जल रही है, कोई वेस्ट होता है तो लोग लकड़ी जला देते हैं, जो भी कोई और कार्यक्रम कर रहे हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसको बोलते हैं आईजीबीसी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस परियोजना आईजीबीसी के साथ आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है। पूरा इसको पढ़ लेना, कितने हेक्टेयर में फैली हुई है, और 619 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरी परियोजना को कांगड़ा जिला फेमस है, आपको याद होना चाहिए, राजस्थान की एक परियोजना है, मतलब हिमाचल के साथ है, और नाम कुछ याद है आपको? अरे राजस्थानी परियोजना है जो हिमाचल के साथ और पंजाब के साथ बनाई गई है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा यार उसका। पोंग और पोंग पंडो योजना है, पोंग डैम वाली, पोंग और पंडो एक और है यार, भांकड़ा नांगल पंजाब के साथ में है, और पोंग और पंडो ये कांगड़ा जिले पर ही बनाई गई है, आप चेक करना घर जाके। तो ये कांगड़ा जिला इसलिए फेमस है, और 619 करोड़ रुपए की लागत है, स्टेट हिमाचल प्रदेश दे रखा है, शिमला इसकी राजधानी है, और एक धर्मशाला है। धर्मशाला वही जगह है जहां पर हमारे दलाई लामा जी बैठे हुए हैं, हमारे क्या चाइना वालों के। शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, डांस आप देख लेना, डांस आप पढ़ते हो, करंट अफेयर सुरेंद्र सर आपको पढ़ाते ही है, पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन केवल इतना आएगा, हाल ही में वनखंडी चिड़ियाघर क्यों फेमस है, कहां पर है, तो वनखंडी कहां पर है, हिमाचल में, और हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक क्वेश्चन आपके और आ सकता है, उमरिया जिला कहां पर है, मध्य प्रदेश, उल्टा उमरिया मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताओ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, पेंच कहां पर है, पन्ना कहां पर है, सतपुड़ा कहां पर है, काना कहां पर है, वनखंडी चिड़ियाघर कहां पर है। हाँ, बस ये आपको है ना वर्ड पकड़ने, पूरी रामायण पर काम नहीं करना है। तो वनखंडी हिमाचल में, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहां के हैं, आप बताओ मुझे। मोहन चरण मांझी, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, आप बताओ मुझे। हेमंत कुमार बिस्वा, भजन लाल, लो जी साहब, 6 7 या 5 तो अभी हो गए, बस 3 4 और बताओ। और स्टालिन तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। आप घर जाना अपने हिसाब से, आप 10 अरे कोई बात नहीं है, 10 आप याद करके आना, आपको याद हो जाएगा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे और बढ़ेंगे और प्यारे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये जो है ना, ये क्या, ये इसका फुल फॉर्म है, इस पे लिखा हुआ होगा, यहां पर देखो, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। एक बार देख लो बेटा, ये आईजीबीसी की फुल फॉर्म याद करके आना, हिंदी में मिलता नहीं है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसमें लिखा होगा भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो ये एक इसका हेड ऑफिस है या कोई परिषद है जिससे ये क्वार्टर प्राप्त होगा। क्वार्टर क्या प्राप्त होगा, चलो भाई।